हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो आज इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर के शॉर्टकट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैट्रिसेस चैप्टर के शॉर्टकट्स गाइस ध्यान से सुनिएगा। जैसा हमने लॉजिक में फॉलो किया था जो पैटर्न, वो सेम टू सेम पैटर्न हम लोग मैट्रिसेस में फॉलो करेंगे। सो ये जो है वो पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको सारे के सारे मैट्रिसेस चैप्टर के शॉर्टकट्स देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले अपनी नोटबुक में पहले सारे शॉर्टकट्स लिख देने हैं। जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको समझना है और साथ साथ में आपको शॉर्टकट्स लिख देने हैं। तो पहला काम ये रहेगा। कभी भी आप सीईटी पढ़ते हो तो डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्विंग मत करो। फर्स्ट स्टेप क्या है, सारे सारे शॉर्टकट्स देखने हैं। जो भी प्रॉपर्टीज़ जो मैं आपको देने वाला हूँ आज, वो सारा का सारा आपको बाय हार्ट होना चाहिए। उसके बाद आप शॉर्ट सम सॉल्विंग पे जाओगे। तो कभी भी डायरेक्टली आप सॉल्व करने मत बैठो, उससे आपको नहीं आएगा, आई गारंटी। तो पहली चीज़ क्या होगी, आपको शॉर्टकट सारे लिखने होंगे, अच्छी तरह समझना होगा एंड फिर सम्स की तरफ बढ़ना होगा। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मेक श्योर करो कि आप ये वीडियो को अच्छी तरह देख रहे हो। जैसे ही आपने ये वीडियो को अच्छी तरह देख लिया, सारे चीज़ें आपने समझ ली, लिख ली, लर्न कर ली। समझना है, लिखना है, लर्न करना है, ये तीनों चीज़ करनी है। जैसे ये तीनों चीज़ हो जाती है, फटाक से आप फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा सकते हो। ठीक है, उस वो आगे वाले वीडियोस में मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये वीडियो टोटली आपका शॉर्टकट्स प्रॉपर्टीज़ पे डेडिकेटेड है। आपको इसको अच्छी तरह समझना है। ठीक है, राइट। सो हम लोग विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस सीईटी शॉर्टकट्स। परफेक्ट। चलो अब ध्यान से सुनिएगा, स्लो जाऊंगा, ज़्यादा फास्ट नहीं जाऊंगा। ठीक है, पे अटेंशन। अभी आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले, अगर सपोज मेरे पास दो मैट्रिसेस है ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, मान लो मेरे पास दो मैट्रिसेस है ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। सपोज ऐसा मैंने लिख दिया, ए है 1 2 3 4 और यहाँ पे बी है 3 4 5 6। राइट। तो आप अभी ए एंड बी दो मैट्रिसेस है। अगर मैं आपको बोलूँ ए प्लस बी का आप आंसर निकालिए, है ना, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी को ऐड कीजिए, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी को ऐड कीजिए। तो ऐड कैसे करोगे आप, एंट्री वाइज ऐड करोगे, बराबर है। 1 3 से ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 4 से ऐड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 3 5 से ऐड होगा तो 8 हो जाएगा एंड 4 6 से ऐड हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। करेक्ट है, ये ए प्लस बी का आंसर है। एंड ए प्लस बी का आंसर निकाला, अभी आप बी प्लस ए का आंसर निकालो। बी प्लस है मतलब बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स ऐड करो। तो 3 + 1 अगेन यहाँ पे 4 होने वाला है, 4 + 2 अगेन यहाँ पे 6 से आने वाला है, 5 + 3 8 होने वाला है एंड 6 + 4 10 होने वाला है। तो अभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर रहे हो कि ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है, ए प्लस बी मैट्रिक्स एंड बी प्लस ए मैट्रिक्स, दोनों का आंसर सेम आया हुआ है ना। ए प्लस बी का आंसर बी प्लस ए के बराबर आया हुआ है, बराबर है। ए प्लस बी का भी ये सेम ये मैट्रिक्स है एंड बी प्लस ए भी सेम मैट्रिक्स है, बोथ आर गिविंग सेम आंसर। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या होता है, विच इज़ द पॉइंट दैट यू हैव टू कंक्लूड। यहाँ पे आपको कंक्लूड करना है कि मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है, ऐड हो रहा है, ऐड, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। अभी कोई पूछेगा इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव मतलब ए प्लस बी का आंसर बी प्लस ए के बराबर आ रहा है, इसलिए मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, कम्यूटेटिव एक प्रॉपर्टी है जो मैट्रिक्स एडिशन फॉलो करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पहला पॉइंट। ठीक है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं अच्छी तरह। मैंने बोला आपको सीईटी के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेकिंग प्रॉपर नोट्स। तो ये पहला चीज़ जो आपको करना है वो है नोट्स बनाना है। तो पहला पॉइंट आपने नोट में लिखेंगे, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। आपको लगता है आपको याद नहीं रहता है इसका मतलब क्या हो, तो ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखो तो आपको समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, भूलना मत, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव मतलब ए प्लस बी का आंसर बी प्लस ए के बराबर आ रहा है। एडिशन क्यों, देखो ऐड कर रहे दो मैट्रिसेस को। ये पहला पॉइंट हो गया। अभी दूसरा देखिए। ठीक है, अभी अगेन यहाँ पे मैंने दो मैट्रिसेस लिए थे। अभी सपोज मैं तीन मैट्रिसेस लेता हूँ, ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी लेता हूँ। अभी मुझे इसको ऐड करना है। ठीक है, आई वॉन्ट टू ऐड दिस ए प्लस बी प्लस सी। मुझे तीन मैट्रिसेस को ऐड करना है। देखो ऑर्डर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, राइट, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको मैं दो तरीके से ऐड कर सकता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी को मैं, देखो ऑर्डर क्या है, ए के बाद बी के बाद सी। इसको मैं दो तरीके से ऐड कर सकता हूँ। हो सकता है मैं पहले ए प्लस बी को ऐड करूँ, ए एंड बी को ऐड करूँ एंड जो आंसर आएगा उसमें मैं सी ऐड कर दूँ, है ना। पहले मैं ए एंड बी को ऐड कर देता हूँ, राइट, उसमें उसका जो आंसर है वो सी में ऐड कर दूँ। या फिर दूसरा तरीका क्या है,
दूसरा तरीका है पहले मैं बी एंड सी को ऐड करूँ यानी बी प्लस सी निकालूँ और जो आंसर आया उसमें मैंने ए ऐड कर दिया, बराबर है। तो ऐसे भी ऐड कर सकता हूँ, ऐसे भी ऐड कर सकता हूँ, बराबर है। ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। तो आप अगर कैलकुलेट करोगे, दोनों को कैलकुलेट करोगे, पहले ए प्लस बी निकाला फिर आंसर सी में ऐड कर दिया, या फिर पहले ए में ए के अंदर बी प्लस सी का आंसर ऐड कर दिया, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आप चेक कर सकते हो, दोनों का आंसर विल कम एज सेम। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, बोथ विल गिव यू सेम आंसर। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इससे पता क्या चलता है, इससे हमको पता चलता है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्या पता चलता है अपने को, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव क्या एक प्रॉपर्टी है जो मैट्रिक्स एडिशन फॉलो करता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे 3 मैट्रिसेस को अगर ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस सी, ऑर्डर फिलहाल यही है, ए प्लस बी प्लस सी, इसका एडिशन चाहिए। सो आप इसको ऐसे ऐड करो, यानी पहले ए प्लस बी का आंसर निकालो, उसमें सी ऐड करो, या फिर पहले बी प्लस सी का आंसर निकाला, उसमें आप ए ऐड कर दो, यानी ए प्लस बी प्लस सी निकालो। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। ए प्लस बी प्लस सी इज सेम एज ए प्लस बी प्लस सी, बोथ विल गिव यू सेम आंसर, बराबर है। तो सेम आंसर आ रहा है, इसलिए मैट्रिक्स एडिशन क्या है, एसोसिएटिव है। तो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको याद नहीं रहता तो पूरा लिख के लो, कोई इशू नहीं है। ये हो गया एडिशन के बारे में। अभी सेम टू सेम किस पे चलेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन पे चलेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन पे चलेंगे, ध्यान से सुनना गाइस। सब्ट्रैक्शन, सपोज अभी यहाँ पे मैट्रिक्स ए है ना, एंड मैट्रिक्स बी है। तो अभी आप थोड़ा लॉजिकली बताओ, आप लॉजिकली बताओ, ए माइनस बी जो मैट्रिक्स मिलेगा, ए माइनस बी जो मैट्रिक्स मिलेगा एंड बी माइनस ए जो मैट्रिक्स होगा, इट इज़ एब्सोल्युटली बट ऑब्वियस कि ए माइनस बी मैट्रिक्स और बी माइनस ए मैट्रिक्स अलग ही होगा, कोई चांस ही नहीं है सेम होने का। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 6 7 8, है ना। तो ए माइनस बी का पहला एंट्री क्या होगा, ए माइनस बी का पहला एंट्री -4 होगा, चेक कर लीजिए। एंड बी माइनस ए मैट्रिक्स का पहला एंट्री 4 होगा। तो पहला एंट्री अगर अलग है तो आप सेम कैसे बोल पाओगे। तो अपने को क्या पता चल रहा है कि ए माइनस बी जो मैट्रिक्स दे रहा है एंड बी माइनस ए जो मैट्रिक्स दे रहा है, दोनों का आंसर सेम नहीं है, दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है, मतलब इक्वल नहीं है। तो ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए है, अग्रीड यहाँ पे। तो इससे कंक्लूजन क्या होता है, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव ये नहीं है, ठीक है। क्यों कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का आंसर सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि ए माइनस बी एंड बी माइनस ए इक्वल नहीं है, ये तीसरा पॉइंट। अभी सेम हमारा एसोसिएटिव के लिए भी देखेंगे, ठीक है। अब देखो, आप थोड़ा लॉजिकली देखो, क्या ए माइनस बी माइनस सी एंड ए माइनस बी माइनस सी, क्या है दोनों इक्वल होने वाले हैं, देखो ज़रा चेक करो। ए माइनस बी माइनस सी एंड ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। रीड करना सीखो, ये वाला पार्ट कैसे रीड करोगे, ए माइनस बी माइनस सी एंड ए माइनस बी माइनस सी, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल नहीं है, आप चेक करके देख सकते हो। देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट क्या है, व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट क्या है, ए माइनस बी माइनस सी है, ए माइनस बी माइनस सी। और राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या है, देखो जरा, ए माइनस बी है बट ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो प्लस सी हो जाएगा, तो चांस ही नहीं है। ए माइनस बी का टेंशन नहीं है, बट लेफ्ट हैंड साइड में माइनस सी हो रहा है और राइट हैंड साइड में प्लस सी हो रहा है, तो चांस ही नहीं है दोनों इक्वल आएगा। ए माइनस बी ठीक है, यहाँ तक दोनों का सेम आ रहा है, बट यहाँ पे माइनस सी है और यहाँ पे प्लस सी है, तो आंसर सेम आएगा ही नहीं, तो दोनों का आंसर आपका अलग आएगा, अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या है कि मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। क्या याद रखोगे गाइस, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ये चौथा पॉइंट है जो आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन आपका एसोसिएटिव नहीं है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो पहला पॉइंट बोला मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, यस। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, यस। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ये हो गया चौथा पॉइंट, ठीक है। अभी पांचवें पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है, पांचवें पॉइंट पे आ जाओ।
अभी हम लोग थोड़ा मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। सो अगेन मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानने के पहले मैंने ये इंट्रोडक्शन ऑन मैट्रिसेस में ऑलरेडी बता दिया है, जो मैंने बोर्ड्स का जो पहला वीडियो है उसमें मैंने बता दिया है ए एंड बी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं। ए मल्टीप्लाइड बाय बी कब हो सकता है, जब ए का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रोज। ये बेसिक चीज़ें आपको पता है गाइस, है ना। ए इंटू बी पॉसिबल कब है, जब ए का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो ये आपको तो पता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है, परफेक्ट। अभी ध्यान से सुनना, हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो अभी सपोज मेरे पास दो मैट्रिसेस है, ठीक है, आई हैव टू मैट्रिसेस। मान लो सेम ऑर्डर के, मान लो जस्ट अ केस ले लो कि दोनों सेम ऑर्डर के, तो सेम ऑर्डर के हैं तो मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। ए एंड बी सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स से ले लो, ठीक है। लेट्स टेक ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर तुमको अच्छी तरह समझाना है तो मैं ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस से ले सकता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझे। ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ए इंटू बी करो एंड बी इंटू ए करोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। ए मल्टीप्लाइड बाय बी करो, बी मल्टीप्लाइड बाय करो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है सेम आंसर मिलेगा। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ए एंड बी का आंसर इक्वल टू बी इंटू ए भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप कभी भी इन जनरल ऐसा नहीं बोल पाओगे कि ए बी इक्वल टू बी ए होगा हर मैट्रिक्स ए एंड बी के लिए। यू कैन नेवर एवर से कि ए बी का वैल्यू इक्वल टू बी होगा। ये अगर ऐसा बोल दिया, ये फॉल्स है। ऐसा कभी हर बार नहीं होता है, कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं होता है। तो इन जनरल कभी भी ये जो स्टेटमेंट है ए बी इक्वल टू बी है, ये फॉल्स, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हम क्या बोलते हैं हमेशा, ए बी का वैल्यू नॉट इक्वल टू बी है, ए बी का वैल्यू नॉट इक्वल टू, क्योंकि कुछ रेयर केसेस में इक्वल होता है, मेजॉरिटी केसेस में नहीं होता है। कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ए बी का वैल्यू इक्वल टू बी होता है, बट मेजॉरिटी केसेस में ए बी का वैल्यू इक्वल टू बी ए नहीं होता है। और कुछ कुछ केसेस में ए बी का वैल्यू तो डिफाइंड होता है, यानी ए बी का वैल्यू डिफाइंड मतलब ए इंटू बी का वैल्यू निकाल पाएंगे, और बी इंटू ए का वैल्यू तो डिफाइंड भी नहीं होता, मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे हम लोग बी मल्टीप्लाइड बाय, तो वैसा भी होता है। तो इन जनरल हमारा कंक्लूजन क्या है, इन जनरल हमारा कंक्लूजन है ए बी का वैल्यू नॉट इक्वल टू बी ए। ए बी का वैल्यू बी ए के बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि हर बार ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कि ए बी का वैल्यू इक्वल टू बी होगा। तो इन जनरल हम बोल नहीं सकते कि दोनों इक्वल है, ये गलत है ऐसा अगर बोलता हो तो ए बी का वैल्यू नॉट इक्वल टू बी ए है, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या होता है, इससे कंक्लूजन ये होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ए बी का वैल्यू नॉट इक्वल टू बी, ये पॉइंट भूलिएगा मत, पांचवा पॉइंट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है मतलब ए बी का वैल्यू एंड बी का वैल्यू इक्वल नहीं होगा, ठीक है, बढ़िया। अभी छठा पॉइंट देखिए, लुक एट द सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, भूलिएगा मत। ये जब आपको मैंने वो इन्वर्जन मेथड पढ़ाया था तभी बताया था, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है। अभी एसोसिएटिव होना मतलब क्या गाइस, मैंने बताया था, देखो ध्यान से सुनिए। सपोज मेरे पास तीन मैट्रिसेस है ए बी सी, और मान लो कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ए इंटू बी एंड बी इंटू सी पॉसिबल है, ठीक है। हम ऐसे तीन मैट्रिसेस ए बी सी ले रहे हैं सच दैट ए मल्टीप्लाइड बाय बी एंड बी मल्टीप्लाइड बाय सी पॉसिबल है, ठीक है। ध्यान से सुनने का, स्टेटमेंट में क्या बोल रहा हूँ। अभी तक मैंने एसोसिएटिव क्या होता है बताया नहीं है। स्टार्ट कैसे किया है, अज्यूमिंग थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी सच दैट ए मल्टीप्लाइड बाय बी एंड बी मल्टीप्लाइड बाय सी इज पॉसिबल, ओके। अभी मुझे इन तीनों का वैल्यू चाहिए, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट चाहिए, ए इंटू बी इंटू सी चाहिए, ए इंटू बी इंटू सी का वैल्यू चाहिए, राइट। अच्छी तरह सुनना, किसका वैल्यू चाहिए, ए इंटू बी इंटू सी, पहले ए फिर बी फिर सी। तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, पहले ए बी का वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। ए इंटू बी का वैल्यू निकाल सकते हो। जो आंसर आया वो सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दूसरा एक तरीका है, आप क्या करो, पहले ए को आप बी इंटू सी के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक बार मैं वापस समझाता हूँ। हमको क्या करना है,
हमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझनी है। तो उसके लिए मैंने क्या कंसिडर किया, 3 मैट्रिसेस ए बी सी कंसिडर किया। आई हैव कंसिडर 3 मैट्रिसेस ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब मुझे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, ए इंटू बी इंटू सी चाहिए। देखो ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी चाहिए, ठीक है। तो इसको ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी को मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। पहले मैं ए बी का आंसर निकालता हूँ, ए इंटू बी करता हूँ, उसको मैं सी से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, ए के बाद भी फिर इधर सी आ रहा है, ठीक है। ए बी मल्टीप्लाई किया, उसका जो आंसर है वो सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, पहले मैं सी ए को मैं बी सी के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करो। तो दोनों भी केस में, इस भी केस में एंड इस भी केस में आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। आप कैसे भी आंसर निकालो, ठीक है। ए बी इंटू सी करो या ए इंटू बी सी करो, आंसर आपको इक्वल ही आएगा। तो इक्वल आएगा मतलब ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, दिस प्रॉपर्टी सेज, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये भूलिएगा मत, ठीक है। सपोज अभी यहाँ पे कोई आपको बोलता है सी बी ए, इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, सी मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई ए। तो आप अगेन इसको दो तरीके से कर सकते हो सकता है पहले आप सी इंटू बी को मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आया वो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी बी मल्टीप्लाइड बाई ए। और दूसरा तरीका क्या है, सी मल्टीप्लाइड बाई बी ए, करेक्ट है। तो दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। तो अगेन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो 6 पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं है। इसमें एमसीक्यू बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। इसमें एमसीक्यू जो बहुत ज़्यादा बनते हैं। पहला पॉइंट है मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, दूसरा है मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, दूसरा ऊपर नीचे बोल दिया। तीसरा मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, चौथा मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, पांचवा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, छठा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स आपको अच्छी तरह लिखने हैं, इनका मीनिंग नहीं समझ में आता है तो भी मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स आपको याद रखना है, ओके। अभी जैसे ये हो गया, उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, उसके बाद हमको इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का शॉर्टकट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते। देखो हमको तो निकालने आता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, बोर्ड्स में है ना, हमने 3 मेथड पढ़े हुए हैं, है ना। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के हमने 3 मेथड पढ़े हुए हैं, एडजॉइंट मेथड, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों मेथड पढ़े हुए हैं। बट अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम यहाँ पे शॉर्टकट्स पढ़ रहे हैं ना, वी आर लर्निंग शॉर्टकट्स। तो जब हम शॉर्टकट्स पढ़ते हैं तो बोर्ड्स का मेथड क्यों यूज़ करेंगे, है ना। तो बोर्ड्स का मेथड सीईटी में यूज़ नहीं करने का, अगर आपने कर लिया तो फंस जाओगे, टाइम लग जाएगा। तो हम या ये वाले सेगमेंट में क्या करने वाले, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने वाले शॉर्टकट मेथड से, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने वाले शॉर्टकट मेथड से, ठीक है गाइस। तो पहले मैं आपको इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सिखाता हूँ फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो कि 2x2 होगा, उसके बाद 2x2 के बाद किस पे फोकस करेंगे, 3x3 पे फोकस करेंगे, ठीक है। इन्वर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स एंड 3x3 मैट्रिक्स दोनों पे फोकस करेंगे। तो हम लोग निकालने वाले ए इनवर्स, है ना, यानी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स शॉर्टकट मेथड से। बट एक्चुअली में हम लोग ए इनवर्स निकालने वाले एडजॉइंट मेथड से ही, बट उसमें भी शॉर्टकट यूज़ करेंगे। अभी कैसे करेंगे, ए इनवर्स का वैल्यू हम लोग एडजॉइंट मेथड से निकालेंगे, बट उसमें हम लोग शॉर्टकट यूज़ करेंगे। बट कैसे बताऊंगा मैं आपको। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है जो आपको पता होना चाहिए, ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला है यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, बट शॉर्टकट को यूज़ करके हम आंसर नहीं करेंगे। अभी देखो कैसे करेंगे, पहले 2x2 मैट्रिक्स का सुन लेना, फिर 3x3 मैट्रिक्स का आपको बताता हूँ। चलो पहले सपोज मैंने लिखा है एक मैट्रिक्स ए, सपोज आई हैव रिटन अ मैट्रिक्स ए, यहाँ पे लिखा ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी एक मैट्रिक्स लिखा है। अभी मुझे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, ठीक है, सीईटी में निकालना है, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड से, राइट। तो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है ए इनवर्स का फॉर्मूला, है ना। क्या फॉर्मूला है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ है। अभी डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने आता है, सबको डिटर्मिनेंट ए बी सी डी सबको सॉल्व करने आता है, ए डी माइनस बी सी। तो क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी, बढ़िया। इनटू यहाँ पे ये कौन सा एडजॉइंट है ना, एडजॉइंट ये वाला एडजॉइंट वाला पार्ट है, ओके। तो एडजॉइंट कैसे निकालोगे, एडजॉइंट निकालने के लिए मैट्रिक्स ए को ऑब्जर्व करो, एडजॉइंट निकालने के लिए मैट्रिक्स ए को ऑब्जर्व करो। अभी आप क्या करो, पहले
ये दोनों एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज कर दो, दिख रहा है आपको, ये दोनों एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। इन दोनों एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज कर दो और फिर बचे हुए दोनों एलिमेंट्स है ना आपके, बचे हुए दोनों एलिमेंट्स उनको आप माइनस साइन दे दो, बचे हुए दोनों एलिमेंट्स को आप माइनस साइन दे दो। तो हो गया ये आपका ए इनवर्स। देखो 15 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। इन 15 सेकेंड्स यू विल बी एबल टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। तो हमने क्या अप्लाई किया, ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया एडजॉइंट मेथड से, बराबर है। और देखो कितना चुटकियों में आंसर निकाल लिया, है ना। तो चलो एक एग्जाम्पल करते हैं, इससे आपको और अच्छी तरह समझेगा कि कैसे करना है। चलो सपोज अभी आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए, है ना, आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए 1 2 4 5, है ना, 1 2 4 5। मुझे इसका निकालना है इनवर्स, राइट, इसका निकालना है इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कितना आएगा डिटर्मिनेंट का, इस चेक कर लो, 1 2 4 5। तो यहाँ पे दिख रहा है 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 कितना होगा गाइस, इट विल बी -3 इंटू यहाँ पे एडजॉइंट है ना, ये वाला मैट्रिक्स एडजॉइंट होगा। तो क्या करोगे, मैंने आपको क्या सिखाया, आप इन दोनों को क्या कर लोगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर लोगे। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, और इन दोनों एलिमेंट्स को क्या दे दोगे आप, माइनस साइन दे दोगे, इन दोनों को आप माइनस साइन दे दोगे, तो -2 -4। ये लो हो गया आपका इनवर्स, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाओगे, ये माइनस साइन को अंदर भेज दोगे, तो ये 1/3 बाहर ही रहेगा, माइनस साइन को अंदर भेजा तो -5, हर एक एलिमेंट को चला जाएगा माइनस साइन, 2 4 -1। ये लो आपका हो गया ए इनवर्स, परफेक्टली फाइन। तो ये आपका शॉर्टकट तरीका हो गया इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने का फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स। इसको आप याद रखो, लिख लो इसको, है ना, और एक दो एग्जाम्पल कर लो, ठीक है, तो आपको और ज़रा अच्छी तरह समझेगा, राइट। इफ़ यू गाइज वांट एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे मेरा मैट्रिक्स है, ए है 7 5 3 9, सपोज जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मुझे निकालना है इनवर्स, इसका मुझे निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ, ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट, चेक कर लिए गाइज, यहाँ पे आ रहा है मुझे 63 माइनस यहाँ पे 15 दिख रहा है, 63 माइनस 15 तो ये 48 हो जाएगा। और फिर एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 7, और बाकी दोनों जगह पे आप माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दो, -5 -3। ये लो हो गया आपका इन्वर्स, है ना, फटाक से आ गया। तो ये इन्वर्स फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स है। अभी हम इन्वर्स निकालने को सीखेंगे फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स, राइट, फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम अगर पूरा मेथड से सॉल्व करने जाएंगे, बोर्ड्स वाले मेथड से, तो 7 8 10 मिनट लग सकता है। बट अगर आपने ये शॉर्टकट सीख लिया 3x3 मैट्रिक्स का, तो आप 2 मिनट 1.5 मिनट के अंदर आप निकाल लोगे, ठीक है, 2 मिनट 1.5 मिनट के अंदर निकाल लोगे। चलो, तो पहले मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, एग्जाम्पल से बताऊंगा तो आपको बेटर समझेगा। लेट्स राइट डाउन ऑन एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स है 1 2 1 2 4 7 और यहाँ पे 3 5 9, है ना, 1 2 1 2 4 7 और यहाँ पे 3 5 9। चलो हम क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो अभी हमको, मैंने आपको क्या बताया, हमको इन्वर्स कौन से मेथड से निकालना है, एडजॉइंट मेथड से ही निकालना है, बट एडजॉइंट मेथड यूज़ करके शॉर्टकट यूज़ करना है, एडजॉइंट मेथड से ही शॉर्टकट करना है। अब देखो कैसे करेंगे, परफेक्ट। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं ना, लेट्स कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू कितना हो जाएगा, ये दिख रहा है 36 माइनस 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद -2 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 18 हो जाएगा, 18 माइनस 21 हो जाएगा। उसके बाद +1 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 माइनस 12 हो जाएगा, है ना, 10 माइनस 12 हो जाएगा। सो दिस विल बी 1। उसके बाद ये -2 इंटू यहाँ पे -3 और यहाँ पे हो जाएगा ये -2, परफेक्ट। तो ये हो जाएगा 1 + 6 -2, तो ये कितना हो जाएगा गाइज, इट विल बी 5। चेक कर लीजिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 5 आ गया ना। तो मेक श्योर करो हम अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू सही निकाल रहे हो, क्योंकि वो गलत हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, आई थिंक द आंसर इज़ करेक्ट, बराबर। सो 5 आया, तो यहाँ पे 1/5 तो मैंने लिख दिया। अभी एडजॉइंट निकालना बाकी है ना, अभी पार्ट कौन सा बाकी है, एडजॉइंट निकालना बाकी है। अभी एडजॉइंट कैसे निकालना है शॉर्टकट से, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ।
एडजॉइंट का वैल्यू कैसे शॉर्टकट से निकालना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। डायरेक्टली यहाँ पे एंट्रीज नहीं लिखेगा, एडजॉइंट कैसे निकालना है वो आपको सिखा रहा हूँ। पहले आप क्या कीजिए, ये सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर दीजिए, मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट्स को ये एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, सेम ऑर्डर में कॉपी कर लीजिए। तो 1 2 1, ठीक है, 2 4 7 3 5 9, क्या किया मैंने, एज इट इज़ ये सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर लिया, 1 2 1 2 4 7 3 5 9। अभी आप क्या कीजिए, ये दिख रहा है कॉलम 1 और ये दिख रहा है कॉलम 2। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के सारे एलिमेंट्स को बाजू में कॉपी कर लीजिए, राइट में। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के सारे एलिमेंट्स को राइट में कॉपी कर लीजिए। तो चलो इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये कॉलम 1 कॉपी कर लिया। अभी कॉलम 2 को कॉपी कर लीजिए, 2 4 5, ठीक है। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के एलिमेंट्स को मैंने बस कॉपी कर लिया, सिर्फ दो ही कॉलम, स्टार्टिंग के दो कॉलम के एलिमेंट्स को हमने कॉपी कर लिया। अभी आपको क्या करना है, इतना होने के बाद रो 1 है ना, आपको क्या करना है, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2 के एलिमेंट्स को कॉपी करना है। ये आपका रो नंबर 1 है और उसके नीचे वाला रो नंबर 2 है, वो पूरा का पूरा एज इट इज़ नीचे कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो चलो लेट्स कॉपी रो नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, 1 2 1 1 2, ये रो 1 कॉपी कर लिया। उसके बाद रो 2 को कॉपी कर लो, 2 4 7 2 4, ये मैंने रो नंबर 2 को भी कॉपी कर लिया। बढ़िया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये पूरा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझे। इसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को डिलीट मार देना है, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को डिलीट मार देना है, इतना सा पार्ट आपको करना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, ये जो दिख रहा है आपको ये एलिमेंट्स इनको आप प्ले में लेके आओगे, ठीक है, इनको आप प्ले में लेके आओगे, ठीक है। तो पहले इनको, ये एलिमेंट्स को लिख देते हैं ना, इनको लिख देते हैं 4 7 5 ना, ऐसा करना नहीं आपको, जस्ट मैं पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए पूरा लिख के बता रहा हूँ, आप इधर ही काम कर सकते हो, ठीक है। 4 7 5 9 2 1 4 7। अभी आप है ना इसको एज ए डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करो। पहले ये चार एलिमेंट सॉल्व करो, चलो इनका डिटर्मिनेंट निकालो, कितना आएगा यहाँ पे 36 माइनस 35, 36 माइनस 35 कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। 36 माइनस 35 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट ले लो, ये वाला, ठीक है, ये वाले का डिटर्मिनेंट ले लो। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 18, 5 माइनस 18 विल बी माइनस 13। तो अभी जो माइनस 13 है वो इधर नहीं लिखोगे, यहाँ नहीं लिखोगे, उसको आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। नीचे नहीं लिखोगे, उसको कहाँ लिखोगे, बाजू में लिखोगे। 5 माइनस 13 माइनस 18, सॉरी 5 माइनस 18 विल बी माइनस 13। तो आप कहाँ लिखोगे, उसको बाजू में लिखोगे, नीचे नहीं लिखना। सो दिस विल बी माइनस 13। उसके बाद लास्ट के ये चार एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 14 माइनस 4, 14 माइनस 4 कहाँ लिखोगे, यहाँ पे 10 लिख दोगे, ठीक है, हो गया, है ना। पहला वाला रो लिख के हो गया हमारा एडजॉइंट का, परफेक्ट। अभी क्या करोगे, अभी किसको प्ले में लेके आओगे, अभी आप इसको प्ले में लेके आओगे, ये चार एलिमेंट्स को प्ले में लेके आओगे, परफेक्टली फाइन। तो यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे 7 9 1 7, उसके बाद 2 3 1 2। क्या करोगे अभी फटाक से अगेन इसका डिटर्मिनेंट निकालो, क्या हो जाएगा, ये 21 माइनस 18, 21 माइनस 18 कितना होता है, इट इज़ 3। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये चार का एलिमेंट का, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 इज 6। उसके बाद ये चार का निकालो, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 इज माइनस 5। हो गया, ये भी काम हो गया गाइस, है ना। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद इन चार एलिमेंट्स, इन सभी एलिमेंट्स को प्ले में लेके आना है, ये सारे एलिमेंट्स को प्ले में लेके आना है ना। देख लो यहाँ पे 2 4 3 5 1 2 2 4, ठीक है। चलो डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करते हैं। इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, ये 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 कितना हो जाएगा, इट विल बी -2। ये लो यहाँ पे लिख दिया -2। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 इज़ 1। और लास्ट मेरा कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 विच इज़ 0, राइट। तो देखो अपना आंसर आ गया, ये अपना क्या है, ए इनवर्स का वैल्यू है बाय एडजॉइंट मेथड, है ना। तो ये वाला पार्ट, ये जो पूरा प्रोसीजर हमने पढ़ा, ये वो पूरा प्रोसीजर पढ़ा, किसके लिए पढ़ा ये पूरा प्रोसीजर, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पूरा प्रोसीजर हमने किया, है ना। तो आप ये भी याद रखिएगा, अगर आपको किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी निकालने को बोलते हैं, खाली एडजॉइंट भी निकालने को बोलते हैं, तो आप ये प्रोसीजर ही फॉलो कीजिएगा। खाली एडजॉइंट निकालने को बोलते हैं ये प्रोसीजर, क्योंकि एडजॉइंट ए निकालने का तो मेन काम था अपना,
है ना। डिटरमिनेंट तो हमने निकाल दिया था, तो एडजॉइंट ए निकालने का ये पूरा आपका प्रोसीजर है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई आउट वन मोर प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम करते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह और बेटर समझे, ठीक है। एक सम करते हैं, जैसे मैंने ये सम किया है उसके जैसे एक और सम ट्राई करते हैं 3x3 मैट्रिक्स के लिए, सो दैट वो आपका एक बार आपको याद हो जाए। परफेक्ट। चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मैट्रिक्स से, सो 1 3 9 6 2 -1 एंड 4 3 5, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, इसका मुझे निकालना है इनवर्स, ठीक है। अगेन मैंने आपको क्या बोला, इनवर्स निकालना है इन मैट्रिसेस, तो शॉर्टकट से निकालना होगा। सो ए इनवर्स, राइट। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। परफेक्ट। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल देने का फटाफट से, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या आ जाएगा 1 3 9, उसके बाद 6 2 -1 और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 5। चलो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10+3 हो जाएगा, चेक कर लीजिए 10+3, -3 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 30, और ये +4 चेक कर लीजिए, 3 इंटू ये 30 +4 हो जाएगा, बढ़िया। +9 इंटू ये कितना हो जाएगा 18, माइनस ये 8 हो जाएगा, सो दिस विल बी 13। उसके बाद ये हो जाएगा -3 इंटू 34, तो ये -102 हो जाएगा, प्लस ये 9 इंटू -9 इंटू 9 हो जाए 9 इंटू 10, तो ये 90 हो जाएगा। सो यह 13 + 90 103, 103 -102, सो दिस इज़ 1 आ रहा है, ठीक है, दिस इज़ 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 1 आ गया, 1/1 इंटू यहाँ पे एडजॉइंट ए निकालना है ना। तो मेन प्रॉब्लम कौन दे रहा है, एडजॉइंट ए दे रहा है, तो एडजॉइंट ए निकालने का प्रोसीजर हम पढ़ चुके हैं, वही हम लोग करेंगे। चलो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए शॉर्टकट मेथड से, है ना। अभी आपको याद हो जाना चाहिए क्या करना है, पूरा का पूरा ये पार्ट एज इट इज़ कॉपी कर लो, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कॉपी कर लो, 1 3 9 6 2 -1 एंड यहाँ पे 4 3 5, है ना। पहले पूरा का पूरा कॉपी कर लिया। अभी क्या बोला मैंने, इसके बाद आपको कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को आप कॉपी कर लीजिए, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 क्या है 1 6 4 3 2 3, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 कॉपी कर लिया। इसके बाद क्या करोगे गाइज, इसके बाद आप रो 1 एंड रो 2 को एज इट इज़ कॉपी करोगे, रो 1 एंड रो 2। चलो कॉपी कर लो, ये रो 1 एंड रो 2 को एज इट इज़ कॉपी कर लो, तो क्या हो जाएगा 1 3 9 1 3, उसके बाद 6 2 -1 6 2, ये लो कॉपी कर लिया। इसके बाद अब क्या करोगे गाइस, मैंने क्या बोला, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1 को कैंसिल आउट कर दोगे, यू विल कैंसिल आउट दिस, ठीक है। फिर आपको क्या बोला, किसको प्ले में लेके आओगे, आप इसको प्ले में लेके आओगे, है ना, ये वाले एलिमेंट्स को प्ले में लेके आओगे। अब डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करो, ठीक है। तो चाहिए तो ऐसे साइड में लिख के कर लेने का, आपको नहीं जमता है तो, है ना। 2 -1 3 5 3 9 2 -1, चलो डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 10+3 यहाँ पे हो जाएगा 13। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 27 - 15, 27 - 15 इज 12। उसके बाद हो जाएगा दिस -3 -18, -3 -18 इज -21। बढ़िया हो गया ना। मैंने क्या बोला, देखो साइडवेज लिखना है, नीचे नहीं लिखना है, साइडवेज लिखना है, भूलना मत ये यहाँ पे बाजू में। फिर अब इसके बाद अभी इसको प्ले में लेके आओगे, राइट, इसको आप प्ले में लेके आओगे। सो अगेन इसको सॉल्व करते हैं, -1 6 3, इनफैक्ट -1 6 5 4 9 1 -1 6। चलो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, कितना आएगा -4 -30, -4 -30 इज -34। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, ये 5 -36, 5 -36 इज -31। उसके बाद लास्ट का एलिमेंट हो जाएगा 15 + 1, है ना, 54 + 1, 54 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने बराबर किया ना, बराबर 54 + 1 विल बी 55, बढ़िया। फिर उसके बाद ये एलिमेंट्स को आप प्ले में लेके आओगे गाइज, ओनली दीज एलिमेंट्स। अभी देखो काम फटाफट हो रहा है, 6 2 4 3 1 3 6 2। चलो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, फटाफट से निकालो, 18 - 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालो, कितना हो जाएगा 12 - 3 हो जाएगा, सो इट विल बी 9। और यहाँ पे लास्ट कितना हो जाएगा 2 - 18, 2 - 18 विल बी
-16, ये लो हो गया। सो हमने ए इनवर्स निकाल लिया है ना गाइस। सो दिस इज द प्रोसीजर टू कैलकुलेट ए इनवर्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। 2x2 का कंपैरेटिवली ईजी था, है ना, 2x2 का कंपैरेटिवली ईजी था, बट 3x3 के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, बट अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आ जाएगा, नॉट अ बिग डील। ठीक है, ये हो गया अपना इनवर्स वाला। अभी देखिए ध्यान से सुनिएगा गाइस, ठीक है, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। बहुत सारी चीज़ें आपको शॉर्टकट में ध्यान रखनी होती है, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है, सारे पॉइंट्स नोट डाउन करना है, परफेक्ट। अभी सपोज सबसे पहले तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स पता होना चाहिए क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल मैट्रिक्स? अब इसका काम है, मैं आपको बताता हूँ क्या इसका काम है, राइट। तो सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया 3x3 मैट्रिक्स, 1 2 3, ठीक है, बाकी 1 2 3 4 बाकी सारे ज़ीरो। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो है। क्या है? ये मैट्रिक्स के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो है, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। 1 2 3, ये मेरे 3 डायगोनल एलिमेंट्स के हुए। बचे हुए जो 6 एलिमेंट्स है वो क्या है? मेरे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, यानी ये जो एलिमेंट्स है, ये 3 एलिमेंट्स को छोड़ के बचे हुए सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलूँगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे ए, तो आपको देख के ही पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स पहचानना है, मैट्रिक्स को देख के आपको क्लिक होना चाहिए, हाँ ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सपोज आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स ए दिया है, ठीक है, तो आपको इसका पूछा है इन्वर्स, है ना, आपको इसका इन्वर्स पूछा है, तो आप डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स एकदम देख के ही बता सकते हो, मतलब आपको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपको ये जो 3x3 का बताया हुआ है वो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के बता सकते हो कि डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हो, ए इन्वर्स विल बी डायरेक्टली आप कुछ भी फॉर्मूला वार्मूला कुछ अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना है, सिर्फ ये आपको ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना उनका रेसिप्रोकल कर देना है। क्या करना है? डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल करना है। अभी 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। 3 का रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा। एंड बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? बाकी सारे एलिमेंट्स आपके जीरो हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेट अवे आपका इन्वर्स का फॉर्मूला हो गया फॉर अ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर अ डायगोनल मैट्रिक्स, बाकी किसी के लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो गलती से भी ये फॉर्मूला किसी के लिए और के लिए अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके सामने मैट्रिक्स है, 4 9 6 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अभी अगेन ये क्या है? अगेन दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों ये डायगोनल मैट्रिक्स है? क्योंकि उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो है तो क्या होगा? तो क्या होगा? इसका इन्वर्स आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ए इन्वर्स विल बी इक्वल टू, कुछ भी आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली मैट्रिक्स को देख के आप इन्वर्स लिख सकते हो। क्या करना है आपको? डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उनका रेसिप्रोकल करना है। तो क्या हो जाएगा? 1/4 1/9 1/6, उसके बाद 0 0 0 0 0 0, बस इतना सा काम हो गया, है ना। इतना सा काम कर लिया तो आपको इन्वर्स निकल गया, है ना। तो एग्जाम में कभी भी आपको डायगोनल मैट्रिक्स दे दिया तो तुरंत याद रखना, उस डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स आप जस्ट देख के ही निकाल सकते हो। क्या करोगे उसका? आप क्या कर दोगे? डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल कर दोगे, ये आपको याद रखना है। तो दूसरा एक पॉइंट क्या याद रखोगे? डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स भी क्या होगा? एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स देखो, इन्वर्स भी क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आप ये पॉइंट को भी एज अ नोट की तरह याद कर सकते हो, है ना। इन्वर्स निकालना तो आपको आता है, but inverse of a diagonal matrix is again a diagonal matrix. Inverse of a diagonal matrix is also a diagonal matrix, is also a diagonal matrix, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरह समझ रहे हो। परफेक्ट, चलो ये भी हो गया, इन्वर्स निकालना भी आ गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे गाइस, लेट्स स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट। अभी हमने बोर्ड्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि ए को हमेशा उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है? ए को हमेशा उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। गाइस ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है, तब जाके आप एमसीक्यू की तरफ टूट पड़ोगे। डायरेक्टली एमसीक्यू की तरफ जाना नहीं है, पहले नोट डाउन करना है फिर एमसीक्यू की तरफ जाना है, ठीक है।
ओके, ए इंटू ए इनवर्स हमेशा आई होता है, एनी ऑर्डर, ए इनवर्स इंटू ए भी करो, ए इनवर्स इंटू ए भी करने पे भी आई मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ए को उसके इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करने पे हमेशा आई मिलेगा। ध्यान रखना, ए को उसके इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करने पे आई मिलेगा। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये याद रखना है। सो अगर आपको बोलेंगे, ठीक है, आपको बोलेंगे कि ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे आई मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ भैया बी क्या है, ए का इनवर्स है। क्योंकि आप जानते हो ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे आई मिल रहा है, तो बी शुड बी ए का इनवर्स। क्योंकि हमको क्या पता है, ए को किससे मल्टीप्लाई करने पे आई मिलता है, ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे आई मिलता है। तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स हो जाएगा। अभी ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने क्यों बताया, अभी एक कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, कुछ कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कुछ कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको याद रखना है। अभी क्या क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा, है ना, आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, कोई तो एक मैट्रिक्स है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई हो रहा है। ठीक है, कोई तो एक मैट्रिक्स ए है जिसके लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ रहा है। तो बताइए, बताइए ए इनवर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, है ना। क्वेश्चन सुनिएगा, आपको मैट्रिक्स ए दे दिया हुआ है और बोला है कि मैट्रिक्स से ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो बताइए ए इनवर्स क्या होगा। अभी हमको क्या पता है, हमको क्या पता है, ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं गाइज, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए इक्वल टू आई। बट हमको क्या पता है, हमको क्या पता है, ए को किससे मल्टीप्लाई करने पे आई मिलता है, ए को तो हमेशा उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे आई मिल रहा है। बट यहाँ पे ए को तो ए से मल्टीप्लाई करने पे आई मिल रहा है ना। इस केस में तो ए को ए से मल्टीप्लाई करने पे आई मिल रहा है, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या होगा, ए इनवर्स का वैल्यू किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। अग्री करते हो, यस गाइस। ठीक है, ये पॉइंट अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए होता है ना। हमने लिख दिया ए स्क्वायर को ए इंटू ए। अभी हमको पता है कि ए को उसके इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करने पे आई मिल रहा है, मिलता है हमेशा। पर यहाँ पे ए को तो ए से मल्टीप्लाई करने पे आई मिल रहा है, मतलब ए का इनवर्स क्या होगा, ए का इनवर्स खुद ए होगा, है ना, ए का इनवर्स खुद ए होगा, बराबर है। तो ऐसे केस में ए इनवर्स विल बी इक्वल टू ए। जब भी ए स्क्वायर इक्वल टू आई आएगा तो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं। सपोज यहाँ पे ए क्यूब का वैल्यू आई दिया हुआ है, फॉर एनी मैट्रिक्स है ए क्यूब इज इक्वल टू आई, और आपको पूछेंगे कि बताइए ए इनवर्स कितना है, आपको पूछेंगे ए इनवर्स कितना है, व्हाट इज ए इनवर्स, राइट। तो अभी हमको क्या पता है, ए क्यूब को लिख सकता हूँ मैं ए इंटू ए स्क्वायर, बताओ ए इंटू ए स्क्वायर बराबर है, तो ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ए क्यूब को लिखा मैंने ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू आई। अभी हमको क्या पता है, अभी हमको क्या पता है, ए को किससे मल्टीप्लाई करने पे आई मिलता है, हमेशा ए को ए इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करने पे आई मिल रहा है, मिलता है। बट इस केस में, हमारे केस में ए को तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे आई मिल रहा है, हमारे केस में ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे आई मिल रहा है, मतलब कंक्लूजन क्या होगा, ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर के बराबर होगा। ए इनवर्स का वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर होगा जब ए क्यूब का वैल्यू आई होगा। ठीक है, तो वेन एवर यू गाइज आर गिवन ए क्यूब इज इक्वल टू आई, तो डायरेक्टली कंक्लूड करना है ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर के बराबर होगा। आपको मैंने बता दिया क्यों। ए क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर बराबर है, नॉट अ मिस्टेक। तो यहाँ पे ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे आई मिल रहा है ना। बट हमको तो पता है कि ए को ए इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करने पे आई मिलता है, हमको पता है ए को ए इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करने पे आई मिलता है, बट यहाँ पे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे आई मिल रहा है, मतलब ए इनवर्स का वैल्यू हैज़ टू बी ए स्क्वायर। देखो वापस बता दिया मैंने। ठीक है, अगर इसको मैं और एक्सटेंड करूँ, इसको मैं और एक्सटेंड करूँ, सपोज ए रेस टू 4 का वैल्यू आई दे दिया है आपको, है ना, ए रेस टू 4 का वैल्यू आई दे दिया है, तो क्या करेंगे अभी। अगर आपको पूछा है कि बताओ ए इनवर्स कितना होगा, तो अगेन यहाँ पे क्या करोगे, ए रेस टू 4 को कैसे लिखोगे, ए मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब, है ना, ए मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब लिखोगे इक्वल टू आई। हमको पता है कि ए को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पे आई मिलता है, हमेशा ए इंटू ए इन्वर्स आई होता है, बट हमारे क्वेश्चन में ए को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करने पे आई मिल रहा है। तो इस केस में ए का इन्वर्स कौन रहेगा, ए का इन्वर्स हैज़ टू बी ए क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, बस आपको याद रखना है कि कैसे आया ए इनवर्स का वैल्यू ए स्क्वायर, है ना। इस केस में ए इनवर्स का वैल्यू ए क्यूब कैसे आया, है ना। इस केस में आपका ए इनवर्स का वैल्यू ए कैसे आया, वो सारी की सारी चीज़ें आपको
याद रखनी है। ठीक है, तो ये पार्ट आपको अच्छी तरह नोट डाउन करना है, आपको रट्टा नहीं मारना है। ये वाला पार्ट आपको बस ध्यान में रखना है। ठीक है, और पॉइंट्स को नोट डाउन करने हैं। चलो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसको आपको अगेन रट्टा नहीं मारना है, अपने आप क्लिक हो जाएगा। सपोज मान लो आपको ऐसा कुछ दिया है, फॉर एनी मैट्रिक्स से, जस्ट एक एग्जाम्पल दे और रैंडम एग्जाम्पल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी मैट्रिक्स के लिए ट्रू होगा। फॉर एनी मैट्रिक्स है, आपको बोला है कि कोई तो एक मैट्रिक्स है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जो भी मैं लिखने जा रहा हूँ, ए क्यूब प्लस 6a² -5a प्लस 6i इज इक्वल टू 0, है ना। ए क्यूब प्लस 6a² -5a प्लस 6i इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 मतलब ये बेसिकली नल मैट्रिक्स है। ये 0 मतलब आपका ये बेसिकली नल मैट्रिक्स है। ठीक है, या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स ए है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। आपको मैट्रिक्स ए नहीं दिया हुआ है, मैट्रिक्स से मतलब क्या है वो नहीं दिया हुआ है, बट बोला है कि मैट्रिक्स से ये कंडीशन, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, मैट्रिक्स से सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो आप बताइए ए इनवर्स कितना होगा। आप बताइए ए इनवर्स विल बी व्हाट, यू फाइंड ए इनवर्स, ऐसा क्वेश्चन आता है। ए के बारे में ये दिया हुआ है और ए इनवर्स पूछा है। अभी देखिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। ए क्यूब प्लस यहाँ पे 6a² -5a प्लस 6i इज इक्वल टू 0। अभी ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी ए इनवर्स तो दिख नहीं रहा है, आपको यहाँ पे कहीं पे भी ए इनवर्स दिख नहीं रहा है ना। तो अभी हमको ए इनवर्स चाहिए और ए इनवर्स दिख ही नहीं रहा है, तो हमको ए इनवर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो यही डेटा है, इतना सा डेटा है, अब इतना सा इक्वेशन है हमारे पास, और हमको ए इनवर्स पूछा है, और हमारे पास ए इनवर्स यहाँ पे टर्म है भी नहीं, तो हमको ए इनवर्स खुद से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खुद से इंट्रोड्यूस। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन के दोनों साइड, इस इक्वेशन के दोनों साइड या तो प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो। इस इक्वेशन के दोनों साइड्स या तो प्री यानी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। तो मैं यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड बाय ए इनवर्स, क्योंकि हमको तो ए इनवर्स चाहिए, और ए इनवर्स का वैल्यू तो यहाँ पे कहीं पे भी दिख ही नहीं रहा है। तो ए इनवर्स चाहिए तो अपने को ए इनवर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बराबर है। तो मैंने ए इनवर्स दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, राइट। तो अभी करते हैं अभी हम लोग इसको सॉल्व। अभी देखो क्या होगा, ये ए इनवर्स हर एक टर्म को मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं सी ई टी, वी आर सॉल्विंग सी ई टी। तो सी ई टी सॉल्व करें तो अभी हम लोग सब कुछ डिटेल में लिखेंगे नहीं, है ना। कुछ कुछ चीज़ें नॉर्मल हम नंबर्स के जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही समझ के हम आंसर लिखेंगे। अगर हम पूरा डिटेल में लिखने जाएंगे तो उससे कुछ भला होने नहीं वाला, हमारा टाइम वेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो सारी चीज़ें लिखो मत, आप बहुत सारी चीज़ें लिखने बैठोगे, चलो मैं प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसको करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगा, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, आपको अपना टाइम बचाना है। ठीक है, तो राइट, बताना क्या चाहता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली व्हाट डू यू आई मीन बाय दिस। ए इनवर्स इंटू जीरो इज जीरो। अभी देखो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप पूरा उसको सॉल्व मत करो, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब, फिर ए क्यूब को लिखोगे ए इंटू ए स्क्वायर, ये सब पूरा लिख के मत बताओ, आपके पास टाइम नहीं है। तो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब डायरेक्टली आप ऐसा नॉर्मल नंबर्स के साथ जैसे डील करते हो, ऊपर के पावर्स को ऐड कर दो, -1 + 3, डायरेक्टली यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स इंटू यहाँ पे 6a², तो ए इनवर्स इंटू 6a² मतलब 6 इंटू कितना हो जाएगा, 2 - 1, 2 - 1 विल बी 6a। उसके बाद -5, ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा। देखो ये ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय, आप जानते हो ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है, आई होता है। उसके बाद यहाँ पे ए इनवर्स इंटू 6i हो जाएगा, तो +6 ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 0, इनफैक्ट यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a² + 6a -5i। ए इनवर्स इंटू आई क्या होता है गाइस, ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6a इनवर्स हो जाएगा। बढ़िया। अभी आपको क्या करना है, आपको तो ए इनवर्स का वैल्यू चाहिए, राइट, ए इनवर्स का वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करो, ये 6a इनवर्स को भेज दो ऑन द राइट साइड, है ना। आप ये ए इनवर्स को, 6a इनवर्स को आप राइट साइड में भेज दो, तो आपका काम हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू -6a इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा a² + 6a -5i, और ये क्या हो जाएगा, ये -6 को यहाँ भेज दो, तो ए इनवर्स विल बी कितना गाइज, ए इनवर्स विल बी -1/6 इंटू a² -6a, इनफैक्ट +6a -5 है। ये लो ए इनवर्स मिल गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए गाइस, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए और हम नहीं कर पाते।
ठीक है। तो मेक श्योर कि ये टाइप के क्वेश्चंस भी आप अच्छी तरह दिमाग में फिट करके ले लो, हाँ ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं चाहिए तो एक और बता देता हूँ, आई विल शो यू वन मोर प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप सो दैट आपको याद रहे, है ना। आपको इसको एज अ शॉर्टकट, देखो ये शॉर्टकट नहीं है बट ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको कैसे टैकल करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। आपको ऐसा सपोज दे दिया है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स ए है जिसके लिए आपको दिया है कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 7i इज इक्वल टू 0। कोई तो एक मैट्रिक्स ए है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है, ए सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। तो बताना है कि ए इनवर्स कितना है, ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, आपको ए इनवर्स इंट्रोड्यूस करना होगा। ए इनवर्स कैसे इंट्रोड्यूस करोगे आप, इस इक्वेशन के दोनों साइड किससे प्री मल्टीप्लाई करोगे, प्री करो या पोस्ट करो डजेंट मैटर। तो ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 7i, है ना, प्री मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सपोज, इक्वल टू 0 इन ए इनवर्स इंटू 0 बेसिकली। तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर आप जानते हो ए हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए, यहाँ पे 5 लिखा, ए इनवर्स इंटू ए कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा, तो -7 ए इनवर्स इंटू आई, आप जानते हो ए इनवर्स इंटू आई कितना होता है, ए इनवर्स होता है, ये लो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0 इज 0। तो अभी आप क्या करोगे, ए इनवर्स चाहिए, तो ये पूरा नेगेटिव वाला पार्ट उसको राइट साइड में भेज देते हो जाएगा 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए प्लस 5i। तो यहाँ पे ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ए इनवर्स विल बी 1/7 इंटू ए प्लस 5, 1/7 इंटू ए प्लस 5, ये आपका हो गया ए इनवर्स का वैल्यू, चेक कर लीजिएगा इसे ना। सो दिस इज़ द वे यू डू इट, है ना, इस तरीके से आप ऐसे टाइप के सम्स को टैकल करोगे। तो ये भी हो गया परफेक्ट। अभी नेक्स्ट देखिए गाइस, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और सीईटी में बहुत बार पूछा भी गया है, बहुत बहुत बार पूछा गया है ये, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। राइट, पहले मैं आपको लिख देता हूँ ये ताकि आपको समझेगा, ठीक है, आपको समझेगा, पहले मैं लिख के बता देता हूँ। फॉर एनी मैट्रिक्स ए, चलो सपोज मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिख देता हूँ ना आपके सामने। सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। आप लोग भी कॉपी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन कर देंगे, बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ठीक है, बहुत आसान है, एकदम अच्छी तरह समझिएगा। अभी सबसे पहले तो आपको ध्यान से सुनना है, माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में सबने सुना है ना, माइनर एंड कोफैक्टर, राइट। सो अभी टोटल ये जो 3x3 मैट्रिक्स है इसमें 9 एलिमेंट्स है ना, इसमें 9 एलिमेंट्स है, देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो पहला एलिमेंट है, ये जो पहला एलिमेंट है इसका कोफैक्टर हम लोग या तो कैपिटल A11 से डिनोट करते हैं या फिर कुछ बुक्स में इसको कैपिटल C11 से भी डिनोट होता है। ये जो पहला एलिमेंट है A11, उसका जो को फैक्टर है वो कैपिटल A11 से भी डिनोट होता है या फिर कैपिटल C11, दोनों में से कोई भी यूज़ होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कैपिटल C11 क्या डिनोट करता है, स्मॉल A11 का को फैक्टर, है ना, कैपिटल C11 बोलो या कैपिटल A11 बोलो एक ही बात है, इट इज़ अ को फैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी सपोज मैं ये फर्स्ट रो को कंसिडर करता हूँ, ठीक है, सपोज आई एम कंसिडरिंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को, है ना, फर्स्ट रो के एलिमेंट को यानी A11, ये स्मॉल A11 को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, प्लस सेकेंड स्मॉल A12 को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, है ना, ये जो एलिमेंट है इनटू उसी के को फैक्टर, प्लस स्मॉल A13 को उसी के को फैक्टर, यानी ये जो एलिमेंट है उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, है ना। तो ऐसा किया मैंने, तो हमेशा इसका आंसर किसके बराबर आएगा, इसका आंसर किसके बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आएगा। आपको डायरेक्टली मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। जैसे अभी मैंने रो 1 कंसिडर किया, है ना, जैसे मैंने रो 1 कंसिडर किया वैसे सेम टू सेम चीज़ आप रो 2 के लिए भी कर सकते हो, है ना। रो 2 के लिए सपोज मैंने रो 2 को कंसिडर किया, सपोज आई हैव कंसिडर रो 2, तो यानी मैंने A21 लिख दिया, A21 को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, उसका को फैक्टर क्या होगा, कैपिटल A21, है ना, प्लस प्लस A22
को उसके A22 के कोफैक्टर से यानी कैपिटल A22 से मल्टीप्लाई किया, प्लस A23 को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? इसका आंसर भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, है ना, इसका आंसर भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। अभी सेम टू सेम चीज़ मैं रो 3 के लिए भी कर सकता हूँ। A31 है ना, A31 को उसी के कोफैक्टर से यानी कैपिटल A31 प्लस A32 को उसी के कोफैक्टर से कैपिटल A32 से मल्टीप्लाई किया, प्लस A33 इंटू उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर भी आंसर क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। तीनों भी केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। अभी ये मैंने रो के लिए बताया ना गाइस, ये मैंने रो के लिए बताया। एग्जैक्टली सिमिलर किसके लिए वैलिड है? एग्जैक्टली सिमिलर कॉलम्स के लिए भी वैलिड है। मतलब अगर सपोज मैंने फर्स्ट कॉलम कंसिडर किया ना, फर्स्ट कॉलम, यानी सपोज मैंने बोल दिया स्मॉल A11 इंटू उसका कोफैक्टर कैपिटल A11 प्लस स्मॉल A21 इंटू उसका कोफैक्टर कैपिटल A21 प्लस स्मॉल A31 इंटू उसका कोफैक्टर कैपिटल A31, इसका आंसर भी क्या आएगा गाइस? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर ही आएगा। यानी यानी कोई भी रो पकड़ो या कोई भी कॉलम पकड़ो, सपोज मैंने रो को पकड़ा, तो उन रो के एलिमेंट्स को उनके ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे ऐड करते हो। स्पेसिफिक रो के एलिमेंट्स को पकड़ के उनके ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप ऐड करते हो, तो हमेशा वो वैल्यू किसके बराबर रहेगा? हमेशा वैल्यू किसके बराबर रहेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर रहेगा। इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये रो के लिए भी वैलिड है। देखो ये पूरा मैंने रो के लिए बताया हुआ है ना, और सेम टू सेम चीज़ किसके लिए वैलिड है? कॉलम के लिए भी वैलिड है। अभी मैंने कॉलम 1 के लिए लिखा है ना, ये सेम टू सेम आप कॉलम 2 के लिए भी लिख सकते हो। सेम टू सेम चीज़, मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं? और सपोज मैंने कॉलम 2 अगर कंसिडर किया, सपोज आई हैव कंसिडर कॉलम नंबर 2, तो स्मॉल A12 मल्टीप्लाइड बाय उसी का कोफैक्टर कैपिटल A12, उसके बाद स्मॉल A22 इंटू उसी का कोफैक्टर, ये एलिमेंट का ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस स्मॉल A32 इंटू उसी का कोफैक्टर विल ऑल्सो भी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी आप बोलोगे सर इसका काम कहाँ आएगा, है ना, इसका काम क्या आएगा? एग्जाम में ना बोलेंगे कि भाई ये वैल्यू निकालो, है ना, इतना LHS वाला पार्ट बोलेंगे, है ना, तो इसको देख के पहचान जाने का, अरे हाँ ये तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, इसको देख के क्या पता चल रहा है? इसको देख के पता चल रहा है कि हाँ ये जो सेकेंड कॉलम ये सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होके ऐड हो रहे हैं, है ना। सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद ऐड हो रहे हैं, तो किसके बराबर होगा? वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। उसके बाद अगर कोई सपोज आपको पूछता है, कोई आपको पूछेगा कि इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू, है ना, तो अभी फिलहाल आपके सामने आंसर दिख रहा है, बट इसको देख के आप क्या बोलोगे? अरे हाँ ये तो क्या है, ये तो क्या है गाइज, ये तो रो 2 के जो एलिमेंट्स है, ये वाला रो 2 के एलिमेंट्स उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होके ऐड कर रहे हैं हम, कोफैक्टर्स को वो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा? उसका आंसर भी डिटर्मिनेंट ऑफ है। हमेशा आपको ये वाला पार्ट दिया जाएगा और आपको ये वाला पार्ट याद रखना है। सभी का आंसर एक ही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, सभी का आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है। ये चीज़ आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। मेक श्योर आप इसको अच्छी तरह नोट डाउन कर रहे हो। एग्जाम में ये बहुत फेवरेट सब में पूछा गया है, आई थिंक 2018 या 17 में पूछा गया है। अभी इसी में एक थोड़ा सा दूसरा भी चीज़ है जो आपको याद रखना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझे। सपोज अभी मैंने वापस मैट्रिक्स ए लिख दिया, समझाने के लिए लिखना पड़ेगा प्रॉपर्ली वरना समझेगा नहीं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, बढ़िया। अभी देखिए सपोज मैंने ये फर्स्ट रो कंसिडर किया, है ना, ये मैंने फर्स्ट रो कंसिडर किया, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स A11 A12 A13, है ना, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कंसिडर किया। अभी ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को अगर मैं किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँ, ये फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है, इन फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मैं अगर किसी दूसरे रो, ठीक है, किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, तो आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा, आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, जैसे मैंने यहाँ पे रो 1 के एलिमेंट्स कंसिडर किया ना। अभी रो 1 के एलिमेंट्स को मैं सपोज मैं क्या करता हूँ, रो 2 के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ और ऐड करता हूँ। रो 1 के एलिमेंट्स को रो 2 के
एलिमेंट्स के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी क्या होगा A11 इंटू यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कैपिटल A21 प्लस A12 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे कैपिटल A22 रो 2 के देखो को फैक्टर्स, उसके बाद प्लस यहाँ पे A13 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कैपिटल A23। तो ये आंसर क्या देगा, ये आंसर मुझे 0 देगा। यहाँ पे मैंने A11 को उसके को फैक्टर से नहीं मल्टीप्लाई किया, किसी दूसरे रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है ना। वैसे अगर सपोज मैं रो 1 के लिए ऐसा बोलता हूँ, सपोज A11 A12 और यहाँ पे A13 है, ठीक है। अभी इसको मैं क्या करता हूँ A11 को किसी कॉलम नंबर 2 कंसिडर कर लो, कॉलम दूसरे किसी कॉलम के एलिमेंट्स के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, कॉलम 2 के जो एलिमेंट्स है उनके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ। यानी यहाँ पे कैपिटल A12 मल्टीप्लाई किया प्लस यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल A22 और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल A32। तो मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे आंसर कितना आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस, अच्छी तरह समझिएगा ये प्रॉपर्टी। मैं वापस एक बार चाहिए तो बता देता हूँ। आप कोई भी एक रो कंसिडर करो, ठीक है, सपोज रो या कॉलम डजेंट मैटर, रो या कॉलम। तो अभी सपोज मैंने यहाँ पे थर्ड रो को कंसिडर किया, तो ये थर्ड रो के एलिमेंट्स को आप किसी दूसरे रो या कॉलम के, है ना, कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो। थर्ड रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट्स के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो, तो आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है, आंसर हमेशा 0 आएगा। देखो एक अच्छी तरह समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया A31 है ना, थर्ड रो ही लिख देता हूँ, A31 A32 A33। अभी मैं क्या करता हूँ, ये थर्ड रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के को फैक्टर्स, सपोज ये थर्ड रो को मैं थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कितना मल्टीप्लाई भाई यहाँ पे कर दिया, चलो A13 कर दिया है ना, फिर इसको किससे A23 कर दिया और ऐड भी करना है, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे लिख दिया A33। तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा आंसर 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी भी आपको भूलनी नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट, ये भी हो गया। अभी नेक्स्ट चीज़ आपको जो पढ़नी है वो है एक नया वर्ड है जो आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है गाइस, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी बोर्ड्स में भी बता चुका हूँ, बट शायद आपको याद हो ना हो, इसके लिए मैंने आपको ये शॉर्टकट में भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स ए है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसको मैं इन्वर्टिबल कब बोलूँगा, एनी मैट्रिक्स ए को मैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब बोलूँगा, जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एनी मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जब उस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, या फिर हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। और हम जानते हैं कौन से मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, कौन से मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। कौन से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, है ना। तो हमको क्या याद रखना है, हमको क्या याद रखना है, मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है, मतलब हम मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकाल कब सकते हैं, जब मैट्रिक्स ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर होगा मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉन ज़ीरो रहेगा। तो ठीक है, अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्ज़ाम में बोलेंगे कि इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल, ठीक है, इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल, तो इससे आपको कंक्लूड क्या करना है, इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल, ओके, इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल मतलब पता चल गया कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है मतलब ए क्या होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। और अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन ज़ीरो रहेगा, है ना। तो ए इज़ इन्वर्टिबल से कंक्लूजन क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो। ये लिख के रखो या फिर आपको लॉजिकली समझ में आ जाएगा, खुद से समझ में आ जाएगा, है ना। ए इज़ इन्वर्टिबल बोल दिया तो ए इज़ नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन ज़ीरो। अगर कोई बोलता है ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल, ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल, अब इन्वर्टिबल नहीं है ए, मतलब क्या, हम ए का इन्वर्स नहीं निकाल सकते, मतलब ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट मतलब क्या, ए क्या है, ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स,
और अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी ज़ीरो। तो ऐसा कभी वर्ड आता है, ऐसा कभी वर्ड आता है ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल, तो कंक्लूड क्या करोगे, ए नॉट इन्वर्टिबल मतलब हाँ इन्वर्स नहीं निकल पा रहे, इन्वर्स नहीं निकल पा रहे मतलब ए क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, इधर से ये पॉइंट पे कंक्लूजन पे आना है। ए इज़ इन्वर्टिबल बोल दिया, ए इज़ इन्वर्टिबल मतलब तुरंत अपने आप क्लिक होना चाहिए, इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है मतलब एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो, बढ़िया। ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल, ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल, तो नॉट इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स नहीं निकाल सकते, और सिंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे, सिंगुलर मैट्रिसेस मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कंक्लूजन हो गया, है ना। अभी इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी वर्ड आता है ना, कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि इफ़ ए हैज़ नो इन्वर्स, इफ़ ए हैज़ नो इन्वर्स ऐसा करके स्टेटमेंट देते हैं, ए को इन्वर्स नहीं है, ए को इन्वर्स नहीं है मतलब क्या, ए कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या हो गया गाइस, ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ए को इन्वर्स नहीं है मतलब ए हैज़ टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स नहीं निकलता है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स निकलता है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया इफ़ ए हैज़ नो इन्वर्स, ओके इन्वर्स नहीं आ रहा है मतलब ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो होगा। तो ये स्टेटमेंट देते हैं इफ़ ए हैज़ नो इन्वर्स, तो उधर से डायरेक्टली आपको ये कंक्लूड करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ ज़ीरो। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप बहुत अच्छी तरह लिखिए, देखो चीज़ें बहुत सिंपल है, बट यू गाइज हैव टू मेंटेन प्रॉपर नोट्स, है ना, अच्छी तरह प्रॉपर नोट बनाना है, लिखना है ना। तो आपको बोल रहा है ए हैज़ नो इन्वर्स, ए हैज़ नो इन्वर्स तो तुरंत क्लिक होना चाहिए, इन्वर्स नहीं है मतलब वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब डिटर्मिनेंट जीरो है ना। इफ़ ए हैज़ इन्वर्स, इन्वर्स है मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। सो अभी ये इंट्रोडक्शन या ये शॉर्टकट का पहला वीडियो है, ठीक है, ये शॉर्टकट का पहला वीडियो है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा शॉर्टकट का उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है, तो मेक श्योर करो कि ये शॉर्टकट का पहला वीडियो आप अच्छी तरह पढ़ रहे हो। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शॉर्टकट वापस पढ़ेंगे, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।